गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लेसन नंबर फर्स्ट के अंदर कि रिप्रोडक्शन के टाइप कितना होता है। उसमें अपन ने 2 टाइप्स की बात की थी। फर्स्ट टाइप अपन ने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड जो टाइप मैंने बात की थी वो की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। उनमें 2 डिफरेंस भी बता दिए थे मैंने कि अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है। तो अलैंगिक जनन एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं अपन कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में मैंने क्या बताया था। इन चीज़ों को देखो आगे भी आपको इसी तरीके से कैरी करके चलना है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में मेजर डिफरेंस क्या होता है, उसी के हिसाब से आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी। जैसे पहला पॉइंट मैं स्टार्ट करता हूँ कि अलैंगिक जनन में बताया था कि एक जीव संतति का निर्माण करता है, जबकि लैंगिक जनन में बताया था कि 2 ऑर्गेनिज्म या 2 जीव संतति का निर्माण करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट बताया था अलैंगिक जनन के अंदर मैंने कि अलैंगिक जनन में युग्मकों का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। थर्ड पॉइंट बताया था कि निषेचन नहीं होता अलैंगिक जनन में, क्योंकि युग्मक नहीं बनते तो निषेचन की क्रिया भी नहीं होती। निषेचन क्या होता है? गैमेट फ्यूजन, युग्मकों का संलयन ही निषेचन कहलाता है। तो युग्मक नहीं बनेंगे तो निषेचन की क्रिया भी नहीं होती लैंगिक जनन में। तीसरा पॉइंट लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं तो निषेचन की क्रिया होगी। फिर चौथा पॉइंट बताया था मैंने अलैंगिक जनन के अंदर कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता अलैंगिक जनन में, जबकि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। फिर मैंने बताया था कि जो लैंगिक जनन होता है और दूसरा जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन में केवल और केवल समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन में दोनों डिवीजन होता है, मियोसिस एंड माइटोसिस, अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार का डिवीजन होता है। और लास्ट पॉइंट बताया था मैंने अलैंगिक जनन के अंदर कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें जो संतति उत्पन्न होती है उसको क्लोन कहते हैं। और क्लोन की परिभाषा भी बताई थी मैंने कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति जो आकारिकी व आनुवंशिक रूप से किसके समान होती है? जनक के समान होती है, उसे क्लोन कहते हैं। जबकि यही चीज अपन ने लैंगिक जनन में पढ़ा था। तो लैंगिक जनन में बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दोनों डिवीजन होता है, अर्धसूत्री और समसूत्री। अतः यहाँ पर विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, अर्थात जो संतति बनेगी उसमें माता पिता से कुछ अलग विभिन्नताएं होती है। तो ये मेजर डिफरेंस मैंने बता दिया था सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उसके अलावा फिर मैंने टाइप की भी बात कर ली थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है। उसमें एक एनिसेक बीजता बता दिया था कि विदाउट मियोसिस एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन इसका फॉर्मेशन सीड का अगर फॉर्मेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं? एनिसेक बीजता कहते हैं। उसके अलावा कायिक प्रवर्धन बताया था मैंने। तो कायिक प्रवर्धन की डेफिनेशन भी होगी थी कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है? बीज को छोड़कर पादप के किसी भी भाग के द्वारा, कोई सा भी भाग हो सकता है प्लांट का, रूट, स्टेम, लीफ या कलिका के अंदर, उसके द्वारा अगर नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं अपन? उसको कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। और जिस पादप भाग का उपयोग किया जाता है कायिक प्रवर्धन में उसको प्रोपेगुल के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज भी क्लियर हो जानी चाहिए कि बीज का उपयोग नहीं होता कायिक प्रवर्धन में, किसी भी प्लांट भाग का हो सकता है, जैसे रूट, स्टेम, लीफ। अब जिस प्लांट भाग का आप उपयोग करते हो कायिक प्रवर्धन में वो भाग कहलाएगा प्रवर्ध या प्रोपेगुल के नाम से जाना जाता है। कई बार डेफिनेशन आ चुकी है प्रोपेगुल क्या है या प्रवर्ध क्या है, तो याद रखना कायिक प्रवर्धन में जिस प्लांट भाग का यूज किया जाता है उसे प्रोपेगुल कहा जाता है। फिर मैंने बताया था कि जो कायिक प्रवर्धन होता है उसके मेथड कौन कौन से होता है, उसकी विधियां कौन कौन सी होती है। तो 2 विधियों की मैंने बात की थी। एक था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसको प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं, और दूसरा मेथड था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसको कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के जितने भी टाइप्स थे विद एग्जांपल आपको बता दिए थे। हल्का सा अगर मैं रिपीट करूं तो सुनना
कि जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है मुख्यतः 4 टाइप से होता है या 4 विशिष्ट संरचनाओं के द्वारा होता है। पहली संरचना थी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन, और उसमें अपन ने 8 टाइप्स पढ़ लिए थे। फिर दूसरा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट, फिर तीसरा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम के बाद रूट पढ़ लिया था, और उसके बाद पढ़ा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जनन संरचनाओं के द्वारा जनन की मैंने बात कर ली थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और लीफ के द्वारा कायिक जनन, ये भी अपन ने पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट टाइम अपन बात करते हैं सेकंड जो मेथड है कायिक प्रवर्धन का, वो मैंने सामने देख रखा है बेटा, एक बार वापस देख लेना सब मेरे साथ साथ। सबसे पहला सेकंड मेथड हो गया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए, अगर आप कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार से प्लांट तैयार करना चाहते हो, तो वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए मानव तकनीकों की उपयोगी की सहायता से अगर आप कोई प्लांट बनाना चाह रहे हो, तो वो मेथड हो जाएगा आपका कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। डेफिनेशन वापस हो लेना सभी मेरे के साथ कि पादप प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाना चाहिए, मानव तकनीकों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो वह मेथड कौन सा हो जाएगा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कौन कौन से विधि है, तो वो सामने देखना एक बार बेटा। सबसे पहली जो विधि दे रखी है, मैंने दे रखी है कलम या कर्तन, जिसको कटिंग का नाम दिया जाता है। दूसरा जो मेथड है उसको बोला जाता है दाब लगाना, जिसको लेयरिंग के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो मेथड दे रखा है वो दे रखा है मैंने रोपण या ग्राफ्टिंग का नाम दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है मुख्यतः 3 विधियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, कलम या कटिंग के द्वारा, दूसरा है लेयरिंग या दाब लगाना, और तीसरा है ग्राफ्टिंग या रोपण के द्वारा। ठीक है, सबसे पहला मेथड अपन बात करते हैं, विधि की बात करें तो सबसे पहला जो कलम है वो कलम 2 विधियों के द्वारा किया जाता है। एक होता है स्टेम कटिंग और दूसरा होता है रूट कटिंग। कि जब कटिंग के लिए या कलम के लिए कि कौन से भाग का यूज किया जाता हो, तने वाले भाग का यूज किया जाता हो, और उस तने वाले भाग से जो नया प्लांट बनाया जाता हो, तो वो हो जाएगी कौन सी कटिंग, स्टेम कटिंग हो जाएगी। और स्टेम कटिंग कौन कौन से पादपों में किया जाता है, तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने कौन कौन से, गन्ना, अंगूर, गुलाब व गुड़हल। गुड़हल को चाइना रोज के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, चाइना रोज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि जो स्टेम कटिंग की जाती है वो गन्ना, अंगूर, गुलाब व गुड़हल के लिए की जाती है। हाँ, इसमें हल्का सा एक पैटर्न और याद रखना है, अगर आपको तेज गति से, अगर तीव्र गति से अगर कायिक प्रवर्धन करना है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, तो इसके लिए हार्मोनों का यूज भी किया जाता है। और हार्मोन होता है IBA, और सेकंड जो हार्मोन यूज किया जाता है वो होता है IAA, जिनको बोला जाता है इंडोल एसिटिक एसिड, और दूसरे को बोला जाता है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इन हार्मोनों के उपयोग के द्वारा हम क्या करते हैं, स्टेम कटिंग के अंदर इन हार्मोनों के द्वारा उपचारित करते हैं, और उपचारित करने से इन जो स्टेम वाले भाग हैं इनमें तीव्र गति से जड़ों का निर्माण होता है। दूसरा है रूट कटिंग, जिसको जड़ कर्तन के नाम से जाना जाता है। यह मुख्यतः निम्नलिखित पादपों में की जाती है। किसके अंदर, एप्पल के अंदर, अमरूद के अंदर, नींबू के अंदर, और चेरी वाले पादपों में जड़ कर्तन की जाती है। तो दोनों के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा। स्टेम कटिंग के एग्जाम्पल ध्यान रखना, गन्ना, अंगूर, गुलाब और गुड़हल। सेकंड जो है जड़ कर्तन के एग्जाम्पल याद रखना आपको, सेब, अमरूद, नींबू है, चेरी। नेक्स्ट सेकंड विधि की बात करें वो है लेयरिंग या दाब लगाना। दाब लगाना मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। पहला होता है टीला दाब, जिसको माउंड लेयरिंग के नाम से जाना जाता है। और कौन कौन से पादपों में किया जाता है टीला दाब, वो ध्यान रखना, चमेली व मोगरे के अंदर किया जाता है। होता क्या है टीला दाब, तो टीला दाब किया जाता है कि जो पादप जमीन की सतह से या जमीन की सतह से कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं, उनमें टीला दाब किया जाता है। तो होता क्या है इसमें कि जमीन की सतह से कम ऊंचाई वाली शाखा को झुकाकर जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। और जमीन के अंदर गाड़ते समय एक बात का ध्यान रखा जाता है कि जो जमीन के अंदर आप शाखा गाड़ रहे हो उसमें एक या एक से अधिक, या अपन ये भी बोल सकते हैं 2 या 2 से अधिक पर्व संधि होनी चाहिए। अब जब पर्व संधि जमीन के अंदर गड़ जाती है तो उनसे कुछ समय बाद नई जड़ें निकल आती है या अपस्तानिक कलिकाएं निकल आती है। फिर उस पादप भाग को जमीन प्लांट मुख्य पादप से काटकर दूसरे
स्थान पर लगा देते हैं, तो उसको बोला जाता है टीला दाब। दूसरा होता है वायु दाब, जिसको गुट्टी दाब भी कहते हैं, और ये किया जाता है मुख्यतः काष्ठीय पादपों में, काष्ठीय पादपों के अंदर किया जाता है। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि वे पादप जो जमीन की सतह से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, उनमें वायु दाब या गुट्टी दाब किया जाता है। और एग्जाम्पल है लीची, अनार व गुड़हल, इन पादपों में किया जाता है वायु दाब, जिसको गुट्टी दाब भी कहा जाता है। तीसरा जो मेथड है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का, वो है ग्राफ्टिंग या रोपण। और रोपण मुख्यतः इकोनॉमिक इंपोर्टेंस वाले पादपों में किया जाता है, जिन पादपों का अत्यधिक आर्थिक महत्व होता है, उन पादपों में क्या किया जाता है, रोपण या ग्राफ्टिंग की जाती है। और ये मुख्यतः देखो एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने, आर्थिक महत्व वाले गुलाब है, अमरूद है, एप्पल है, सेब है, इन पादपों में रोपण किया जाता है। रोपण की मुख्यतः 4 विधि यहाँ दे रखी है मैंने। जीवारोपण, जिसको टंग ग्राफ्टिंग का नाम दिया जाता है। सेकंड है फच्चर, जिसको वेज ग्राफ्टिंग कहा जाता है। और तीसरा है क्रीट रोपण, जिसको मुकुट रोपण भी कहा जाता है, इंग्लिश में बोलता है क्राउन ग्राफ्टिंग का नाम दिया जाता है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है बड या कली का रोपण। बड को क्या बोला जाता है, कली का बोला जाता है, तो इसको कली का रोपण का नाम दिया जाता है। तो मुख्यतः 4 विधि होगी रोपण की, कौन कौन सी, जीवारोपण, फच्चर रोपण, क्रीट रोपण और कली का रोपण। तो ये था बेटा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, इसके 3 विधि ध्यान रखना, कर्तन, दाब लगाना, रोपण, इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना दोनों के, रूट और स्टेम वाले, टीला दाब और वायु दाब के एग्जाम्पल, और इस रोपण की 4 विधि। रोपण मुख्यतः किसमें किया जाता है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस वाले पादपों में, जैसे गुलाब है, अमरूद है, सेब है, आदि। तो ये दोनों पॉइंट हो गए आपके कायिक प्रवर्धन की, दोनों मेथड हो गए कौन कौन से, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और सेकंड कौन सा हो जाएगा, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। और ये एलएनई जनन का दूसरा प्रकार था, पहला प्रकार था NH1 था, और दूसरा प्रकार है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। और कायिक प्रवर्धन की 2 विधियों की, प्राकृतिक और कृत्रिम। लास्ट जो पॉइंट बचा आपके लेसन नंबर 1 का, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो भी बेटा आप सभी देख लेना, और इसको उतार लेना आप सभी। तो लास्ट पॉइंट चल रहा है लेसन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको लैंगिक जनन का नाम दिया जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देख लेना बेटा, फिर लेसन खत्म हो जाएगा आपके, ये फर्स्ट लेसन कंप्लीट। हाँ, सबसे पहले मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, लेसन का लास्ट पॉइंट भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मैंने अभी थोड़ी देर समय पहले लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो लैंगिक और अलैंगिक जनन में डिफरेंस भी बताया था, तो वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के देखो मैंने मुख्य पॉइंट बताए थे, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया था कि 2 जीव संतति निर्माण में भाग लेते हैं, 2 जीव संतति निर्माण में भाग लेते हैं। सेकंड जो पॉइंट बताया था वो बताया था युग्मकों का निर्माण होता है, इसमें किसका निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। फिर तीसरा पॉइंट बताया था युग्मक बनता है तो इसमें क्या होगा, निषेचन की क्रिया भी होगी। तो इसमें तीसरा पॉइंट था कि निषेचन की क्रिया भी होती है, किसकी क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया भी होगी। फिर चौथा पॉइंट क्या आता है कि अगर युग्मकों का निर्माण किसके द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, साथ में समसूत्री विभाजन भी होगा। तो दोनों विभाजन होता है यहाँ पर, समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजन होते हैं। अगला पॉइंट था कि यहाँ विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, तो संतति में विभिन्नताएं भी उत्पन्न होगी। तो ये मुख्य पॉइंट बताया था मैंने लैंगिक जनन में। एक बार वापस यहाँ देख लेना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, 2 जीव भाग लेता है, तो 2 जीव मैंने यहाँ पर बना दिए, कौन कौन से, एक मेल जिसको सिंबल से प्रदर्शित कर दिया मैंने यहाँ पर, दूसरा जीव था फीमेल, इसको भी मैंने सिंबल से प्रदर्शित कर दिया। ये यहाँ से हटना नहीं है बेटा, इसको समझना अच्छे से। देखो मैंने लिखा 2 जीव संतति बनाते हैं, तो लैंगिक जनन में मैंने 2 जीव बना दिया, एक तो नर और दूसरा मादा। अब ये देखो क्या बनाएंगे, दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, युग्मकों का निर्माण, तो नर के द्वारा तो बनेंगे नर युग्मक, ये बन गए नर युग्मक। और युग्मक हमेशा हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, तो मैंने एल लिख दिया। फिर दूसरा पॉइंट है कि मादा के द्वारा बनेंगे मादा युग्मक, ये मादा युग्मक बन गए मादा के द्वारा।
ये भी एन होंगे, अगुणित होंगे। अब दोनों युग्मक फ्यूज होंगे, फ्यूज होने की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। तो ये तीसरे पॉइंट पे पहुंच गए अपन। देखो पहले पॉइंट में 2 जीव लिख दिए मैंने, नर और मादा, फिर युग्मक बना दिए दोनों, नर व मादा युग्मक। फिर तीसरा पॉइंट है निषेचन। और निषेचन क्या होता है? दोनों युग्मक नर व मादा के जुड़ने की क्रिया को कहते हैं निषेचन। दोनों के जुड़ने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। और युग्मनज एक द्विगुणित संरचना है। युग्मनज में फिर लगातार समसूत्री विभाजन होंगे, उससे आगे चलकर फिर किसका निर्माण हो जाएगा? भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिक पॉइंट आपके इतना ही दे रखा है, बाकी दूसरे लेसन के अंदर और ज़्यादा इसका गहराई से पता लग जाएगा। अभी आपको ध्यान रखना है कि लैंगिक जन्म में 2 जीव भाग लेते हैं, नर व मादा। दोनों जीव युग्मक बनाएंगे, नर के द्वारा नर युग्मक बनेंगे, मादा के द्वारा मादा युग्मक बनेंगे। फिर दोनों युग्मक आपस में जुड़ जाएंगे, इस क्रिया को निषेचन कहता है। और निषेचन के बाद द्विगुणित संरचना युग्मनज बनाएंगे। फिर युग्मनज में समसूत्री विभाजन होगा और भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। तो ये आपके एंडिंग हो गया। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, कोई जगह समझ में नहीं है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। गुजरे ऐसी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं। कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश